प्रदेश अध्यक्ष जी आज कैथल आए हो, क्या मुद्दा है, क्या जानकारी? कैथल में अपने साथियों से मिलने के लिए मैं आया और इस बीच आपसे मौका मिला बात करने का, तो मैंने उसका अवसर का लाभ उठाया। जो आज प्रदेश के अंदर जो परिस्थितियां चली हुई उसके बारे में हमें आपका सहयोग और समर्थन, आपका मीडिया का भी चाहिए। आज प्रदेश कर्ज के जाल में फंसा हुआ है। जो 70,000 करोड़ का कर्जा 2014 में था, 9 साल के शासन में वो 4 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का हो गया है। आज कोई बच्चा अपने माँ के पेट से जन्म लेता है तो 1,42,800 रुपए का कर्जा लेकर के पैदा हो रहा है। प्रदेश में किसी प्रकार का कोई बड़ा, ना तो कोई बिजली का कारखाना लगा, ना कोई मेट्रो रेल लाइन आगे बढ़ी, ना कोई रेलवे लाइन आई, ना कोई बड़ी कोई यूनिवर्सिटी बनी, कोई बड़े मेडिकल कॉलेज बने। कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट का ऐसा कोई नहीं लगता कि जहां पर कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट सरकार के द्वारा की गई हो, लेकिन कर्जा बेतहाशा बढ़ गया। ये बहुत ही सोचने का विषय है। साथ ही हमारा सर जब झुकता है कि जो हरियाणा प्रदेश प्रति व्यक्ति आय में, प्रति व्यक्ति निवेश में नंबर 1 हुआ करता था, कानून व्यवस्था में नंबर 1 हुआ करता था, आज सबसे दयनीय स्थिति में पहुंच गया। आज बेरोजगारी में हरियाणा प्रदेश पूरे हिंदुस्तान में नंबर 1 पर है। आज महंगाई में हरियाणा प्रदेश नंबर 1 पर है। कानून व्यवस्था में जो केंद्र सरकार का सामाजिक सुरक्षा जो इंडेक्स है, उसमें हरियाणा प्रदेश सबसे देश के अंदर असुरक्षित प्रदेश बताया गया है। वो इन्हीं के केंद्र सरकार के आंकड़ों के मुताबिक। प्रदेश में परिवार पहचान पत्र को हथियार बना करके 9,60,000 गरीबों के राशन कार्ड काटने का महापाप इस सरकार ने किया है। परिवार पहचान पत्र को हथियार बना करके 4.25 लाख बुजुर्गों की पेंशन काटने का पाप इस सरकार ने किया है। आज इस सरकार के रहते हुए 32 बार पर्चे हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन और हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के पर्चे लीक हुए हैं। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में भी और एचपीएससी में भी एक जैसे प्रश्न आते हैं। एचपीएससी का जो अधिकारी है वो करोड़ों रुपए की रिश्वत लेकर के रंगे हाथ पकड़ा जाता है। पूरा जो एचपीएससी में अभी 100 वैकेंसी निकाली गई थी एचसीएस के लिए, उसके लिए 100 के अगेंस्ट कम से कम 300 जो जिन्होंने उसमें जो एग्जाम दिया था वो बुलाने चाहिए थे कैंडिडेट, लेकिन केवल उसमें से इंटरव्यू के लिए 61 सेलेक्ट किए हैं। इंटरव्यू के लिए 61 बुलाए हैं, उनमें से कितनों का सिलेक्शन होगा ये नहीं पता। जो हरियाणा प्रदेश बेरोजगारी में नंबर 1 पर है, वहां पर इनको 100 पोस्टों को भरने के लिए प्रत्याशी नहीं मिल पा रहे। ये बहुत चिंतनीय विषय है। आज शिक्षा व्यवस्था का पूरा दिवाला निकल चुका है। 48 स्कूल मर्ज कर दिए, 498 स्कूल पूरी तरह से बंद कर दिए, सीटें कम कर दी और 25,192 पद फिर भी खाली हैं अध्यापकों के। और क्यों स्कूल मर्ज हो रहे हैं, क्यों स्कूलों में बच्चे नहीं आ रहे हैं, इस पर चिंता करने के बजाय स्कूलों को मर्ज करने में और बंद करने में लगे हुए। भाई, आपके स्कूलों में जब अध्यापक ही नहीं होंगे, वहां जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए वो नहीं होगा। आज भी स्कूलों में, कितने स्कूलों में आज बाथरूम नहीं है, लड़कियों के लिए बाथरूम नहीं है, लड़कों के लिए बाथरूम नहीं है, कोई लाइब्रेरी नहीं है, कोई लेबोरेटरी नहीं है, कहीं चार दीवारी नहीं है। अगर उसके आंकड़े चाहिए तो मैं आपको भी एग्जैक्ट भी दे सकता हूँ। आज पूरी तरह से शिक्षा व्यवस्था का दिवाला निकल गया है। इसमें शिक्षा में गरीब आदमी सरकारी स्कूलों में पढ़ाते हैं, जो सक्षम नहीं है प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाने के लिए। एक तरह से गरीब तबके को शिक्षा से महरूम करने की साजिश रची जा रही है। इसके अलावा ऐसी स्वास्थ्य की पोजीशन है, सरकारी कहीं अस्पताल में जाओ तो कहीं डॉक्टर नहीं है, वहां पर कोई ढांचा नहीं।
आधारभूत ढांचे की जो आवश्यकता है उसकी तरफ से कोई ध्यान नहीं है। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, चाहे वो खनन घोटाला, चाहे रजिस्ट्री घोटाला, चाहे शराब घोटाला, चाहे धान घोटाला। घोटाला होते हैं उसके लिए एसआईटी बनाते हैं, लेकिन किसी एसआईटी की रिपोर्ट नहीं आती। एसआईटी है वो खाली खाना पूर्ति करने के लिए बनाई जाती है और उसकी किसी की रिपोर्ट नहीं आती। जो पोर्टल बनाया है ये एक बहुत बड़ी परेशानी का कारण बन गया है किसानों के लिए। जब उनको आवश्यकता होती है तो पोर्टल ही काम नहीं करता, खुलता ही नहीं है। अब किसान की फसल, अब धान की है तो ये भी इलाका धान का है, पैडी का है, जीरी का। तो यहाँ भी लगभग 5 सितंबर से सब जगह धान आना शुरू हो गया था। इन्होंने खरीद कब से शुरू की है और वो भी कितने धान की कर रहे हैं? जो किसान 5 सितंबर को, 10 सितंबर को, 15 सितंबर को जिसकी फसल उठ रही है वो पोर्टल कहाँ, वो पोर्टल काम ही नहीं कर रहा। वो पोर्टल खोलेगा जो वो मंडी में, क्या वो पोर्टल 1 महीने तक वो फसल को कहाँ रखेगा? अपने उस फसल को रखने के लिए उसके पास क्या संसाधन है, क्या साधन है? जीरी की फसल है जो किसान उसको ना खेत में रख सकता ना घर में रख सकता, उसको सीधा मंडी में लाता है। और मंडी में जो बेकदरी हुई है, 200 से 400 रुपए क्विंटल तक किसान को धान का दाम कम मिला है। और किसान का धान कम मिला है, किसान को धान का रेट, और वो व्यापारियों ने औने पौने दामों में खरीदा, वो उसको लगा करके बेचेंगे। यही तो धान घोटाला है। जिस तरह से पहले हुआ, उत्तर प्रदेश से, बिहार से ला करके पूरी कर दी जाएगी और वो किसानों का जो पूरी तरह से यही है। इस तरह से ये बाजरे का है, आज 600 से 700 रुपए क्विंटल तक नीचे बेचना पड़ रहा है। सूरजमुखी का आया था, आपके इलाके में होती है, सूरजमुखी का 2000 से और 2400 रुपए तक कम सूरजमुखी की फसल बेचने के लिए किसान को मजबूर होना पड़ा। और जब मांग करते हैं एमएसपी की तो उन पर लाठीचार्ज होता है। कोई कर्मचारी मांग करते हैं तो उन पर लाठीचार्ज होता है। कोई नर्स हो, चाहे कोई आशा वर्कर हो, कोई भी जो सरकार का जो प्रतिरोध करता है तो उसको लाठी डंडों से और पानी की बौछारों से। जो छोटी सरकार कहते थे उसकी भी कसर काट दी, सरपंचों की उन्होंने पिटाई कर दी। पूरी तरह से उनके साथ में दुर्व्यवहार किया गया। जो कहते थे कि हम छोटी सरकार को, पढ़ी लिखी सरकार है, इसको हम बहुत ज्यादा अधिकार संपन्न बनाएंगे, उनको ऐसा अधिकार संपन्न बनाया 2 साल तक तो चुनाव नहीं कराए। जब चुनाव कराए तो 20 लाख की जो पावर थी वो 2 लाख की कर दी। फिर पूरा संघर्ष किया, पिटे कुटे, फिर 5 लाख की। अब कह दी कि विधायक से पूछ करके लगाना है। वो सरपंच पंचायत क्या करे? वो छोटी सरकार कैसी छोटी सरकार है? उस छोटी सरकार के अधिकार क्या है? ये बात आज सोचने की, बात करने की आवश्यकता है। तो ये सरकार हर मोर्चे पर विफल साबित हुई है। आज पूरी तरह से जो कर्ज में हो गया। कोई आप बताएं कि कांग्रेस सरकार में जब हुड्डा जी मुख्यमंत्री थे, 4 बड़े बिजली के कारखाने लगे थे 5400 मेगावाट के। दिल्ली से आपके बल्लभगढ़ तक मेट्रो बनी, गुड़गांव तक मेट्रो बनी, बहादुरगढ़ तक मेट्रो बनी। ये फर्जी घोषणा करते हैं। 26 जनवरी 2016 का मुख्यमंत्री का ट्वीट है कि फरीदाबाद से और हम गुड़गांव तक मेट्रो ये बनाने की हमने मंजूरी, स्वीकृति प्रदान कर दी है और हिसार को इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया जाएगा। वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तो बात छोड़ो, वो तो डोमेस्टिक एयरपोर्ट भी नहीं रहा। और जो बात थी कि भाई हम उसको मेट्रो को करेंगे, वो मेट्रो के कहीं अते पत्ते नहीं है। जो कह रहे थे 32.14 जो उसके किलोमीटर की 5900 करोड़ रुपए खर्च आएगा। वहां के कृष्णपाल जी वो 2018 में डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट लेकर के प्रकट होते हैं। वो कहते हैं कि ये 2021 तक मेट्रो चालू हो जाएगी। मेट्रो के लिए आज तक इस सरकार ने सिवाय झांसे देने के कुछ नहीं किया। इन्होंने एक नया पैसे का बजट में प्रोविजन ही नहीं किया। उत्तर प्रदेश सरकार 38 किलोमीटर की मेट्रो मंजूर करा के लेगी। इनकी एक मतलब 100 मीटर की भी मेट्रो ये आगे नहीं बढ़ा सके, एक पिलर नहीं खड़ा कर सके, एक बजट में एक फूटी कौड़ी इनके में नहीं है। और ये घोषणा करते हैं, पहले तो कर दी फरीदाबाद से गुड़गांव, फिर कर दी बल्लभगढ़ से हम पलवल की मेट्रो करेंगे। तो ये झूठे झांसे देने वाली सरकार है। आज इस सरकार से हर व्यक्ति, चाहे वो किसान है, चाहे मजदूर है, गरीब आदमी है,
आज पूरी तरह से दुखी है, व्यापारी दुखी है। व्यापारी के साथ इन्होंने किस तरह से जो जीएसटी लगाया, कपड़े पर भी पहली बार टैक्स लगाया, सुनारों पे इन्होंने जो सर्जिकल स्ट्राइक की, सबसे पहले सुनारों पे की, फिर कपड़े वालों पे की, फिर मंडी में व्यापारियों पे की, फिर उसके बाद में सारे व्यापारियों पे जो एमएसएमई थी सब पर कर दी जीएसटी। इस तरह से लगा करके आज चाहे कोई दूध हो, दही हो, छाछ हो, पानी हो, और यहाँ तक कि शमशान में जाए तो कफन तक भी उस पर भी टैक्स इन्होंने लगा दिया, लकड़ी पर भी अध्यक्ष जी, आपके सामने बड़े मुद्दे हैं अध्यक्ष जी। आपने जो मुद्दे पर ध्यान केंद्रित किया, प्रदेश भर की समस्या आपने गिनवा दी, लेकिन बिना संगठन के कैसी समस्या उठाएंगे? आपके पास संगठन नहीं है, कब तक घोषणा हो जाएगी? संगठन हमारा घर घर तक पहुंचा हुआ है। जो हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम हमारे हर विधानसभा में, हर क्षेत्र में हुए हैं, संगठन पूरी तरह से चल रहा है। अगर संगठन नहीं होता तो इतनी बड़ी विपक्ष आपके समक्ष जो रैली हुई, शहर में 1 लाख आदमी की रैली हुई, 15-15 किलोमीटर तक जाम लग रहे थे। जो विपक्ष आपके समक्ष, चाहे वो फतेहाबाद का है, चाहे फरीदाबाद का है, चाहे वो जगाधरी का है, चाहे कहीं भी, चाहे डॉक्टर अम्बेडकर जयंती सोनीपत की है, चाहे कबीर जयंती रोहतक की है, और जब पानीपत में जब भारत जोड़ो यात्रा आई थी, जो अभूतपूर्व जो रैली पानीपत के अंदर हुई, जो 2 डिग्री 3 डिग्री टेम्परेचर पे, उस समय इतनी भीषण सर्दी के दौरान, ये बगैर संगठन के थोड़ी, हमारा संगठन सब जगह है और मजबूती से हमारा काम कर रहा है। और जहाँ तक जो संगठन की बात कर रहे हो, वो भी बहुत जल्दी आपका आ जाएगा। आपके विधायक हैं शमशेर गोगी, उनका कहना है कि वीरेंद्र सिंह को अगर कांग्रेस में आना है तो आ जाए, परंतु हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष आपके बारे में कहा है कि वो अहंकार में डूबे हुए हैं, वो किसी से बात ही नहीं करना चाहते। शमशेर सिंह गोगी हमारे विधायक हैं, उनसे कोई बात होगी तो मैं अपने आप निपट लूंगा, मैं आप बातचीत कर लूंगा। आपको उसकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ये हमारे कोई ऐसी बात नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है। कोई जो है ना, हर एक को अपना अधिकार है, लोकतांत्रिक पार्टी है, कोई अपनी बात कह भी सकता है। उसने कोई कांग्रेस की खिलाफत नहीं की। 2024 के सपने सत्ता के देख रही है कांग्रेस, गुटबाजी साफ तौर पर देखी जा सकती है। गुट्टा गुट यहाँ पे मौजूद है, कांग्रेस मौजूद नहीं है, सुरजेवाला के कार्यकर्ता कोई नहीं पहुंचे हैं। कोई गुटबाजी नहीं है, हम सबके लिए हैं। हमने किसी को कहीं कोई ऐसा नहीं था कि कोई प्रोग्राम था, अपना आप पता लगा कि मैं यहाँ पर आकर के रुका रात को, तो लोग आगे मिलने के लिए। अब जो नहीं आए, सबका कोई जरूरी नहीं है। और ऐसा है, देखिए, ये लोकतांत्रिक पार्टी है, ये ऐसी पार्टी नहीं। गुटबाजी की आप बात कर रहे हो, लेकिन गुटबाजी कभी आपने नहीं देखा कि चौधरी बीरेंद्र सिंह बीजेपी में क्या कहते थे मुख्यमंत्री के बारे में, राव इंद्रजीत सिंह क्या कहते थे, अरविंद शर्मा क्या कहते थे, आपके धर्मवीर और रमेश कौशिक क्या कहते थे, अनिल विज से पूछ लो, आप ओम प्रकाश धनखड़ से अलग से बात कर लो। हमारे में गुटबाजी नहीं है, गुटबाजी बीजेपी के अंदर है। हमारा थोड़ा बहुत मतभेद हो सकता है, लेकिन मनभेद कोई नहीं है। मुख्यमंत्री का कोई भी दावेदार हो सकता है, कोई कह सकता है, उनके समर्थक नारे भी लगा सकते हैं, लेकिन उससे ये नहीं है कि किसी ने कांग्रेस के खिलाफ नारा लगाया हो, कांग्रेस नेतृत्व के खिलाफ लगाया हो। सब कांग्रेस नेतृत्व के साथ खड़े हुए हैं और कांग्रेस एकजुट है। जिसको टिकट मिलेगी, सब मिलजुल करके उस कैंडिडेट को जिताएंगे और इस भारतीय जनता पार्टी को प्रदेश से रवाना करेंगे। मुख्यमंत्री का जनसंवाद पर क्या कहेंगे? मुख्यमंत्री के जनसंवाद कार्यक्रम चल रहे हैं। जनसंवाद कहाँ रह गया? वो तो जन अपमान है। पहले तो स्क्रूटनी होती है पुलिस के द्वारा कि भाई तुम बताओ, तुम्हारा सवाल क्या है, क्या पूछोगे, कौन सी पार्टी से संबंधित हो। अगर कोई पहुंच भी गया, मुख्यमंत्री सारे प्रदेश का होता है, उसमें किसी भी जाति, वर्ग, धर्म और संप्रदाय के व्यक्ति, किसी भी राजनीतिक दल का व्यक्ति अपनी समस्या का रख सकता है, लेकिन वहां जिस तरह से अपमानित किया जाता है, अच्छा ये तो विरोधी दल का ही आ गया, इसको जूते मार के बाहर भगाओ, इसको निकालो, ये इसमें आ गया। अरे भाई, वो बीजेपी का जनसंवाद है या मुख्यमंत्री का जनसंवाद है? वो सभी के लिए उसमें होना चाहिए, लेकिन इन्होंने उसको एक जन अपमान का रूप दे दिया। यही कारण है 50-60 आदमी से ज्यादा इनके जनसंवाद में नहीं इकट्ठे होते। कोई सरपंच होता है, उनको अपमानित किया जाता है। कोई बिजली की मांग करे तो इनके बिजली के छापे डाल दो। कोई महिला का किस तरह से दुपट्टा भी उनके पैरों में डाल दिया। हर जगह कोई बात कहता है कि कोई मांग करता है, वो कहता है इसको वहां पे भेज दो, चंद्रयान आ रहा है तीसरे पे, उसमें जो है इसको वहां पे भेज देंगे। तो ये मुख्यमंत्री का जनसंवाद है? मुख्यमंत्री बजाय लोगों को जो उनकी समस्याओं का समाधान करने के, उनको अपमानित करने का काम कर रहे हैं।
भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा है कि उप मुख्यमंत्री जो एक ब्राह्मण समाज से उप मुख्यमंत्री को बनाएंगे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बयान दिया। ऐसा ये मुख्यमंत्री का हो, उप मुख्यमंत्री का हो, यह फैसला हाईकमान का होता है। इसको फैसला नहीं कोई कहे उसका एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। पहले सरकार विधायक जीतेंगे, विधायक दल की मीटिंग होगी, हमारा जो कांग्रेस नेतृत्व है वो उस पर मंथन करेगा और जो कांग्रेस नेतृत्व जो चाहेगा वो मुख्यमंत्री बनेगा। जो कांग्रेस नेतृत्व चाहेगा, अगर आवश्यक हुआ तो कोई उप मुख्यमंत्री भी बनाया जा सकता है, किसी भी समाज का वो हो सकता है। ठीक है, लोगों की मांग आती है, मांग उनके सामने भी आई होगी। ने कल जो वादा किया वो झूठा किया है? मैं ये नहीं कहता कि झूठा किया है, लोगों की भावनाओं के अनुरूप उन्होंने कहा होगा कि भाई उनको भी हम प्रतिनिधित्व देने का काम करेंगे, लेकिन ये सारा जो फैसला है वो हाईकमान का होता है। तो हाईकमान तो ओबीसी की राजनीति, भाई होगी क्या, ओबीसी की राजनीति करता है हाईकमान, जो पिछड़ा वर्ग को आगे लाने की बात करता है। हाईकमान सभी की राजनीति करता है। जो इस देश में जो सदियों से जो पिछड़े रहे हैं, पिसते रहे हैं, उनको चाहे वो एससी है, एसटी है, ओबीसी है, चाहे वो माइनॉरिटी के लोग हैं, चाहे कोई भी है, उनको आगे बढ़ाने का, उनको जो है सम्मान देने का काम हमारे पूरे इंडिया गठबंधन का है। और इंडिया गठबंधन का एक ही लक्ष्य है जिससे घबराए हुए हैं, जो जाति जनगणना होगी तो इनकी सारी पोल पट्टी खुल जाएगी। क्यों आरएसएस बीजेपी क्यों नहीं कराना चाहता, क्यों विरोध में है, क्या खिलाफ है, क्यों खिलाफ है, ये सारा कोई देश में बंटवारा क्या हो गया, क्या देश का बंटवारा? एससी एसटी की जनगणना हुई, क्या उससे देश बंटवारा हो गया? नहीं, कोई डिवाइड नहीं होता, लेकिन जिनके अधिकार खत्म है, जिस तरह से बताया केवल 90 में से 3 है, तो ये अधिकार नहीं है किसी का पूछने का, करने का, हर एक को समान रूप से उनको विकसित करने का। ये हमारी लोकतंत्र में बहुत जरूरी है। संविधान के प्रियम्बल में इस बात को अवश्य कहा गया है कि सबको समान रूप से हमें आगे बढ़ाना है, इसीलिए एससी एसटी को रिजर्वेशन दी गई थी। अब जहां तक है जनगणना की बात है, जनगणना 1931 में भी हुई थी, जाति जनगणना, और उसके बाद में 1911 में भी हुई है। 1911 की जो जनगणना के जो रिजल्ट थे वो 1916 में इस सरकार को पुटअप किए हुए थे, तो इनको क्यों आंकड़ों को छुपाए हुए थे? यही बीजेपी थी। राजनाथ सिंह ने खुद ने कहा था कि हम जाति जनगणना कराएंगे, तो क्यों कहा था? लोकसभा के अंदर कहा था, पार्लियामेंट में कहा था, सबके सामने जो एक आधिकारिक बयान है, जो राजनाथ सिंह ने गृह मंत्री रहते हुए आधिकारिक बयान दिया था कि हम जाति जनगणना कराएं। सभी का समय होता है और ये मुद्दा जो है राष्ट्रीय स्तर का है, इस पर हमारे नेताओं ने पूरी तरह से खुलापन से इसके बारे में जवाब दिए हैं। आपने जो बात कही है, 70 साल में जब सुई नहीं बनती थी, आज कांग्रेस की, नेहरू जी की दूरदर्शी सोच के कारण जिस तरह से उन्होंने औद्योगिक जो क्रांति लाने का काम किया, जिस तरह से IIM IIT खोले, जिस तरह से भाभा रिसर्च इंस्टीट्यूट खोला, जिस तरह से इसरो की स्थापना की, ये नेहरू जी के टाइम से। और उसके बाद में जो सबने इस देश के अंदर जब प्रीवी पर्स बंद बड़ी जरूरत जब तो 1911 में करवाई थी। 1911 में जनगणना, जाति जनगणना कराई थी कांग्रेस के टाइम में, लेकिन उसके जो रिजल्ट 14 में सरकार बदल गई, वो आए 2016 में आंकड़े, वो सरकार के पास है, कांग्रेस ने तो कराई है, पहले कराई है। ये आप सवाल तो आपका तो ये तो पुराना हो गया, ये तो 2011 का सवाल है। 2011 में जाति जनगणना कराई। राजस्थान के चुनाव है और जेजेपी पार्टी राजस्थान में चुनाव लड़ने जा रही है, कितना प्रभाव जरूर कर पाएगी? क्या जमा जीरो पार्टी की बात कर रहे हो आप? यहाँ हरियाणा में बिल्कुल निष्प्रभावी हो गई, पूरी तरह से इनका अस्तित्व खत्म हो गया, इनकी क्रेडिबिलिटी जो विश्वसनीयता है वो लोगों में जीरो हो गई। किस तरह से ये सत्ता में आए थे बीजेपी को गाली देते और किस तरह से बीजेपी की गोदी में जा बैठे, तो ये यहाँ इनकी विश्वसनीयता नहीं है। अब ये अपनी जगह तलाश करते फिरते। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद सभी का।